इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। थोड़ा शेयर कर देंगे और सभी जाएंगे जल्दी से। तो कॉमन पेपर का ये डिस्क आज सेट नंबर हो जाएगा आपका 25। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है सूची वन को, ये वन है, ये वन है, सूची वन को सूची से मिलाना है, मैच करना है, मैच करने वाला क्वेश्चन। बताइए क्या हो जाएगा। पहला है संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और संविधान को लागू कब किया जाता है? तो हमारे संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस कहा गया है? वो कहा गया है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1940 को। और प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष लिया जाता है। ठीक है, संविधान का हस्तलेखन किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किया है। तो क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा, दोनों में बी का 4 हो जाएगा, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। 1 4 3 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर वेरी वेरी गुड। चलिए आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? नामांकित कथनों में से कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन, कौन सा है? अगर 2 सही 1 गलत हुआ तो गलत बोल रहा होगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, ये बातें बिल्कुल गलत है। अगर हम विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की बात करें तो अंग जो एक राज्यपाल, एक कौन होता है? राज्यपाल होता है, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। इसी तरह से संसद अंग ही, संसद की बात करें अंग होते कौन कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। 3 अंग होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद पहला तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया, पहला गलत हो गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का अभिन्न अंग होता है, सही। प्रधानमंत्री संसद के सदन का सदस्य हो सकते हैं, प्रधानमंत्री संसद के भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, ये सही है। है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य एज कम से कम कितनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो एज कितनी? कम से कम 30 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है,
प्रधानमंत्री के लिए है कि वो अगर लोकसभा में है तो 25 वर्ष और राज्यसभा में है तो 30 वर्ष एज होना। और प्रधानमंत्री की तभी हो जाती है जब वो किसी सदन के सदस्य हैं। बस उसके लिए एक ही शर्त होता है, वो 6 मंथ के अंदर किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, ना सदन की ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, सदस्यता ले ले। ठीक है, ये बातें होती है। तो ये कथन सही है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर दें निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन की चयन करें, तो 2 सत्य है, बी और सी सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त 1 से। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, यहाँ पे कर दिए, सत्य कथन की चयन करें। आवाज कट रही? आवाज तो बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद 108 में बुलाया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति रामानंद जी, रामानंद जी आवाज देख लीजिए। आवाज आवाज अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। एक बार फोन कौन करते हैं? लोकसभा की लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात की जाए तो बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन का बुलावा कौन भेजता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 108 में है। तो ये कथन क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा आपका क्या है? लोकसभा द्वारा सरकार के बजट यानी जो धन संबंधी विधेयक है उसको पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास ही ये अधिकार है। ठीक है, राज्यसभा के पास इसके लिए कोई अधिकार नहीं है। बस लोकसभा से जब ये पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो के पास मात्र 14 दिन का समय होता है कि वो उसे पास करके भेज दे। अगर वो 14 दिन के अंदर नहीं भेजती है तो धन विधेयक खुद ब खुद क्या होता है? इस सामने कर दीजिए ना, कमेंट कर खुद ब खुद पारित हो जाएगा। खुद से क्या होगा? पारित हो जाएगा। 14 दिन के अंदर खुद पारित हो जाएगा। तो 2 क्या हुआ आपका? 2 सही है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। क्या अब आवाज ठीक है? एक बार बता देंगे जल्दी से कमेंट करके। आवाज ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेह होती है। लेकिन अगर बात की जाए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या होगा? त्यागपत्र देना होगा। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3।
की है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें भी आपको मैच ही करना है। तो सर ABCD है, 1 2 3 है, यानी इसको वन उसको मान लीजिए और बताइए क्या होगा आंसर, मैच करके बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अभियुक्ति और सजा पाए लोगों के लिए अधिकार, ये है अनुच्छेद 22 में है ना, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 में क्या है? 20 में है अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 में है अपराध के लिए संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। 21 के ए में क्या है? 21 के ए में है शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, उसकी बातें की गई है। चलिए 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आइए देखते हैं। अभियुक्ति और सजा पाए लोगों का अधिकार, मतलब जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस संबंध में सजा पाए लोगों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए 21 ए में है, तो क्या होगा? बी का 3 हो जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार अनुच्छेद 19 के बी में है, है बी में है। अनुच्छेद 19 के ए में क्या है? 19 स्वतंत्रता है। 19 के ए में क्या है? 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। उन्नीस के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए कर देते हैं। ए में बोलने की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार लिए एक जगह इकट्ठा होने की यानी कि जमा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार लिए इकट्ठा होने की या सभा करने की अधिकार को कह सकते हैं। ठीक है, सी में क्या है? सी में संघ या सभा बनाने की, ठीक है, संघ या सभा बनाने की अधिकार को सी में कहा गया है। डी में क्या है? तो डी में आवागमन की स्वतंत्रता है, डी यहाँ पे लिख देते हैं। डी में क्या है? डी में आवागमन की स्वतंत्रता है, मतलब कहीं भी हम देश में आ जा सकते हैं। ठीक है, ई में क्या है? ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ई में क्या है? कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। एफ में संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब समाप्त हो चुका है। और जी में क्या है? जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें है? जी में। तो ये अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह की स्वतंत्रता है। हो गया 19 का व्याख्या पूरा हो गया सचिन जी। ठीक है, तो 19 का ए बी सी डी ई और एफ समाप्त हो चुका है, हो गया। कोई भी पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार किसमें हो जाएगा? पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार, पेशा या व्यापार यानी कि जीविका चलाने का अधिकार। ठीक है, व्यापार यानी जीविका, तो किसमें होगा? जी में हो जाएगा। अब मिलाइए, ए का कौन सा? 2, बी का 3, का 1, डी का 4, 2 3 1 4 किसमें है? 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो आंसर क्या हो गया? ए सही आंसर हो गया। 2 3 4 इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना। बताइए, भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। चलिए देखते हैं। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल, भारत विभाजन जो है ये द्विराष्ट्र परिणाम का सिद्धांत था। द्विराष्ट्र मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग देश होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग देश होगा। द्विराष्ट्र में ये बातें की गई थी। मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए कौन सा होगा? पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए, हिंदू बहुल क्षेत्र के लिए कौन सा होगा? भारत होगा। ठीक है, तो राष्ट्र का सिद्धांत भारत विभाजन के संबंध में बिल्कुल सही है। दूसरा है, धर्म के आधार पर दो प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। बिल्कुल सही है, पंजाब और आपका बंगाल दोनों का विभाजन किया गया था। पंजाब की बात करें तो पंजाब को भी आज भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी और
भारत में भी पूर्वी पंजाब और पाकिस्तान पंजाब, पश्चिमी पंजाब के रूप में इसका भी विभाजन किया गया था। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को कब विभाजित किया गया था, तो 1974 में। कब? 1974 में विभाजित किया गया था दो हिस्सों में। एक था आपका पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब था, और दूसरा आपका कौन सा था? पश्चिमी पंजाब था। पश्चिमी पंजाब जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और पूर्वी पंजाब जिसमें हिंदू और सिख की मात्रा है वो ज्यादा। उसी तरह अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, इसमें भी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के तौर पे इसका भी गठन किया गया था। तो ये भी बातें सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी है, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी दोनों देश के बीच आबादी का अदला बदली होगा। नहीं, आबादी का अदला बदली ये शामिल नहीं था। ठीक है, आबादी का अदला बदली ये शामिल नहीं था। तो क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। सी गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 116। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उपबंध निम्नलिखित में से संबंधित है? प्रस्तावना से, मौलिक कर्तव्य से, निर्देशक तत्वों से। ये किससे संबंधित है? चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ये चीजें मौलिक कर्तव्य में गई है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी? अगर आपसे पूछे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, के मूल संविधान में तो ये था ही नहीं। उसके बाद इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। और किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय संख्या कितनी थी? तो उस समय संख्या थी 10। कितनी संख्या थी? 10 थी। ठीक है, उसके बाद आपका जो 11वां जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया? तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। और इस तरह से वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। क्लियर है? चलिए, नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में ही था। किस भाग में है? भाग 4 में है। और इसे किस जोड़ा गया? भाग 4 के क में जोड़ा गया। इसे भाग 4 में जोड़ा गया है। भाग 4 में जोड़ा गया है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर इसका हो जाएगा, बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया, ये बताना है। ब्रिटिश संसद, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संसद, एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 117। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये 1947 में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई को ये किया गया था। 4 जुलाई को प्रस्ताव लाया गया है। और आपका ये फिर स्वीकृत किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 18 जुलाई को इसे 18 जुलाई को स्वीकृत गई किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा ही 18 जुलाई को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। और फिर 15 अगस्त
1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता विधेयक जो है ये लागू हो जाता है और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता विधेयक जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब का है? 1947 का ही है, 1947 का ही है, जिसे 4 जुलाई को प्रस्तावित किया जाता है, 18 जुलाई को स्वीकृति मिलती है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल जाती है। इसे ब्रिटिश संसद में ही पेश किया जाता है। आंसर क्या हो गया? ए सही आंसर इसका हो गया ए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 118, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। धन विधेयक 2 अनुच्छेद में मिलेगा, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। पहले में है धन विधेयक की विस्तृत प्रक्रिया और दूसरे में है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए, 2 अनुच्छेद है, एक है अनुच्छेद 109, इसमें धन विधेयक पर विशेष प्रक्रिया के बारे में चर्चा है, प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है, प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, धन विधेयक इसमें परिभाषित कर दिया गया है। कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। धन विधेयक को पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। उसके बाद राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, यह केवल सिफारिश कर सकती है। बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के पास कितने दिन का अधिकार होता है? तो बस 14 दिन का अधिकार होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं दी तो क्या होगा? खुद ब खुद पारित समझ लिया जाएगा। तो दोनों कथन आपका क्या हुआ? सही हुआ। ये तो गलत है, ये सही है और ये सही है। धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी दो, बी और सी दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त, एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में धर्म को 4 तत्वों का समुच्चय माना गया है, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? सदाचार है, अधिकार है, वैधता है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताइए क्या होगा। भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति धर्म की 4 तत्वों की व्याख्या की गई है, उसका नहीं शामिल है, ये बताना। सदाचार है, वैधता है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता में उस समय अधिकार की बात धर्म में नहीं की गई थी, तो अधिकार नहीं होगा। अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, तो आंसर हो गया आपका बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 120, मार्क्सवाद की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। मार्क्सवाद की सीमा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। क्वालिटी है, क्वालिटी है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना के महत्व को समझने में मार्क्सवाद विफल रहा। बिल्कुल सही। उन समाज और उन विशिष्ट संस्था एवं परंपरा की पर्याप्त जानकारी नहीं, यानी मार्क्सवाद के जो लोग थे तो वो समाज और उनकी संस्था और परंपरा को समझने में पर्याप्त नहीं, उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं। वह समकालीन पूंजीवादी समाज से संबंधित कुछ गहन और गूढ़ नैतिक प्रश्नों को भली भांति समझने में विफल रहे थे। सही है। वह समकालीन पूंजीवादी, यानी पूंजीवादी जो समकालीन चल रहा है, पूंजीवादी समाज में गहन और गूढ़ नैतिक प्रश्नों को भली भांति समझने में विफल रहे। बिल्कुल सही। आप ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका बिल्कुल गलत है। ये दोनों सही है, सी गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी। समाज और उनकी संस्था परंपरा की पर्याप्त जानकारी उन्हें, सही बात है। और देशभक्ति
भावना की भी कमी थी, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है कौन सा कथन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 121, फांसीवादी और नाजीवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। कौन सा कथन सही है ये बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही। फांसीवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। फांसीवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। अतः राष्ट्रीय राज्य जैसी बृहत व्यवस्था के बिना उसका अस्तित्व असंभव है। बिल्कुल सही है, व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है। ठीक है, और राष्ट्रीय राज्य जैसी बृहत व्यवस्था है, उसके बिना वह कुछ भी नहीं है। ये बातें बिल्कुल सही। दूसरा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का फांसीवादी व्यवस्था में कहीं कोई स्थान नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का फांसीवादी व्यवस्था में कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहां नेता का निर्णय सदैव सही माना जाता है। मतलब जो फांसीवादी प्रवृत्ति के होते हैं, फांसीवादी समाज जहाँ पे होते वहां पे क्या होता है, जो नेता निर्णय देंगे बस वही सही है। यहाँ पे लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जनता की कोई वैल्यू नहीं है। लिए व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना गया है, समाज में रहने वाला माना गया है, ताकि जो नेता है समाज के वो वहां पे अपना फैसला दे सके। फांसीवादी नेता अपने को ड्यूस कहते थे, ड्यूस कहते थे, और नाजीवादी नेता अपने को फ्यूरर कहते थे। तो 3 और 4 क्या होगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, सही कथन ही पूछा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही, 1 और 2 सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा तत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है ये बताना है। कौन सा आवश्यक ये बताना है। वयस्क मताधिकार आवश्यक है, प्रतिनिधियात्मक संस्था, जनमत, कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से नहीं। घर से कट रहा है, अब सही है। अब दिख रहा है पूरा। चलिए, क्या कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है कौन सा। अच्छा, सफल संचालक के लिए आवश्यक क्या क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल आवश्यक है, जनमत बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी जरूरी है, तब तो न्यायपालिका निष्पक्ष ढंग से अपनी जो फैसला है, अपना जो फैसला है उसे रख सकती है। हर इंसान को मौलिक अधिकार मिले ये भी जरूरी है, हर इंसान को उसका मौलिक अधिकार जो है वो मिले, ये क्या है, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो शक्ति है, शक्ति का पृथकीकरण हो, हर स्तर पे शक्ति क्या हो, बटी हुई हो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में किसी एक जगह पर शक्ति अगर रहेगी तो फिर उसका गलत यूज होगा। तो शक्ति का पृथकीकरण, शक्ति का पृथकीकरण ये भी क्या है, जरूरी है। तो ये सब क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के सफल संचालन के लिए जरूरी है। लेकिन प्रतिनिधियात्मक संस्था जो है ये जरूरी नहीं है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा कथन सही है, भारत सही नहीं है, भारत के संदर्भ में गुट निरपेक्षता नीति अर्थ से संबंधित नहीं। बताइए, टाइप कर दिए हैं, अब नहीं कटेगा, बताइए क्या हो जाए।
चलिए, क्या है, भारत की किसी भी गुट के देशों के साथ सैन्य संधि नहीं है, बिल्कुल सही है। विदेशी नीति के प्रति भारत एक स्वतंत्र विचार रखता है, बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। विदेश भारत की एक स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र अवधारणा है। विदेश नीति शांतिवादी तटस्थता के सिद्धांत को बनाए रखना, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा। निरपेक्ष जो है ये भारत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया था गुट नीति। तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 124। कौन सी पहल गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत को अपनाए जाने का परिणाम है, ये बताना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत को अपनाए जाने का परिणाम है, ये बताना है। बताइए क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये बांडुंग सम्मेलन से संबंधित है, बांडुंग सम्मेलन से संबंधित है। बांडुंग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया में होता है। बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन कब, 1955 में, 1955 में कहाँ पे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया में होता है। और इसके जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, जनक के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू। और ये था किस लिए, एशिया और जो आपका अफ्रीका महादेश है, एशिया और अफ्रीका महादेश के नेताओं की बैठक थी। एशिया और अफ्रीका महादेश, एशिया और अफ्रीका महादेश नेता है, एशिया और अफ्रीका महादेश के नेताओं की बैठक है, नेताओं की क्या है, बैठक के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। बाद में फिर यूगोस्लाविया में 1961 में इसे अपनाया जाता है। यूगोस्लाविया में 1961 में यूगोस्लाविया में इसे अपना लिया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांडुंग सम्मेलन सही आंसर हो जाएगा, बांडुंग। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा का आंसर। वन को नहीं कट रहा होगा क्योंकि साइड कर दिए। चलिए, क्या कहता है, अनुच्छेद दिया हुआ है और उसकी परिभाषा को दिया गया है, बताना है कौन सा होगा। चलिए, सबसे पहले है 16 का 2, 16 के 2 में क्या कहता है ना। चलिए, 16 के 2 में देखते हैं क्या है। सबसे पहले है, राज्य, सेना या विधा संबंधित सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। का क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर समानता। कौन सा कहता है अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। अब चलिए, इसका 2 है, उसका 2, सभी अल्पसंख्यक को चाहे धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका किसमें, 30 में हो जाएगा। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षणिक संस्था से प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये है, ठीक है। 29 और 30 है ही अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कौन सा है, अल्पसंख्यक के लिए और 30 है, अल्पसंख्यक के लिए 29
और कौन सा है 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक के लिए है। बाकी उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3 का है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 का ए किसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 126। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है ये बताना है। क्या होगा बताइए। साइड में इसमें है नहीं कुछ। चलिए, अगर राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करें तो किससे है? अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात की गई है। ठीक, भाषण की बात की गई। तैयार कौन करते हैं? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इस द्वारा तैयार किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। बताइए क्या होगा। चलिए, राज्यसभा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, ये हमारे संसद का उच्च सदन होता है। संसद का सदन होता है, सदन होता है। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में है। ये एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है? क्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कोई कार्यकाल जो है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो किसका कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और हर हर 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, यानी रिटायर कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, के बाद है आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। गलत है। आधे सदस्य 3 वर्ष में नहीं, आधे सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल, बिहार दरोगा की दीवानी का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, बल्कि उनके का कार्यकाल होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए एक अस्थायी सदन है। बाकी अनुच्छेद 80 में उच्च सदन यानी राज्यसभा की बात है। और 81 की बात करें तो 81 में लोकसभा है। और 79 की बात करें तो 79 में क्या है? संसद है। 79 में क्या? संसद है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 128। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है? बाकी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए, लोक लेखा समिति की बात की गई है। अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो इसका जो स्थापना है कब किया गया? 1921 में। 1919 के अधिनियम के तहत 1919 अधिनियम के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई है। लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद लोक लेखा समिति जो है ये प्राक्कलन समिति का वाहन के रूप में कार्य करता है। प्राक्कलन समिति का वाहन के रूप में कार्य करता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है प्राक्कलन समिति का वाहन किस कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का वाहन किस कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहते हैं।
से लघु लोकसभा का भी नाम दिया जाता है, लघु लोकसभा का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, इसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। सदस्य 22 होती है, 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो 15 7 कितने? 22 हो गए। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है ये बताना है, प्रमुख कार्य क्या है ये बताना है। देखते हैं क्या है, पढ़िए। शासन के वित्तीय, लेखा और विनियमन तथा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। सही है। सार्वजनिक क्षेत्र इकाई का उच्च पद पर नियुक्ति गलत है। नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान गलत है। आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। ए 128 का ए। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहां पे प्रारंभ की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें, सबसे पहले इसे प्रायोगिक तौर पे कहां पे? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जब सफल रहा तो फिर सबसे प्रथम कहां पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर में स्थापित किया गया था। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। क्लियर है? आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान और कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को ये स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से ही संबंधित है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की है। त्रिस्तरीय, अभी मैक्सिमम जगह त्रिस्तरीय पंचायत कार्य भी कर रहा है। आंसर क्या हुआ? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, किसी कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किसके द्वारा? ये आपको बताना है। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी द्वारा कहा गया है। अगर हम भाषा की बात करें तो राजभाषा भाग 17 में है। भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 में क्या है? 343 में भारत की भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा की बात की गई है। राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। क्या होगी? देवनागरी होगी। फिर अनुच्छेद 344 है जो राजभाषा आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की बात करता है। 345 राज्यों के बीच जो भाषा होती है उसकी बात करता है। तो 340 और 340 याद रखेंगे। ये तो आयोग है, राजभाषा आयोग की बात करता है। अब उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, ये किसमें बताइए? जहां भी भाषा की बात आएगी 343 से 351 तक, 343 से 351 तक में 348 आएगा। तो 348 में सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी, ऐसा कहा गया है 348 में। बाकी 343 344 याद रखिए, काफी है। उसके बाद पत्रादि की भाषा है। पत्रादि की भाषा 346 में है और राज्यों की जो भाषा है 345 में। आगे क्वेश्चन नंबर 131, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये किस अधिकार में आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में, एक या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा हो जाएगा बताइए? चलिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें राज्य वाला मामला आता है। जैसे राज्य के बीच संघर्ष हो रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं और उधर अलग राज्य हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है कोर्ट है, ये कोर्ट है। कौन सा है?
सुप्रीम कोर्ट ही है सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, अनुच्छेद 33 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और ये किस में आएगा? सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक, आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हो गया, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 132, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बताइए। बहुत इजी। और महालेखा परीक्षक के बारे में बताइए क्या? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक? 148 से लेकर 51 तक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नियुक्ति को करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति के द्वारा सही है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मान बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पदच्युत करते नहीं। हटाने की भी जो प्रक्रिया है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है। इन्हें हटाने की भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही है, इन्हें हटाने की। तो गलत कौन सा हुआ? गलत आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। तो सही नहीं है, यही पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। 148 से 151 तक अनुच्छेद है इसका। के बाद ये लोक लेखा समिति गाइड, मित्र और मार्गदर्शक कार्यकर्ता है। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में ही कार्यकर्ता है, के रूप में कार्यकर्ता है। आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? योजना आयोग, विनियोजन आयोग, नीति। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग का जो गठन है कब किया गया था? 15 योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और इसे समाप्त 2014। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसी के जगह पर बाद में किसका गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष कौन? तो योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया 15 अगस्त 2014 को, और 2015 में नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग का स्थापना यानी नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को आयोग समाप्त कर दिया। लाल किला से ही प्रधानमंत्री की घोषणा होती है और वहीं से नीति आयोग बनाने की घोषणा की जाती है, लेकिन गठन 1 जनवरी 2015 को होता है।
क्रियान्वयन के लिए कौन एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। कौन है? नीति आयोग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 134। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए बताना है। अच्छा, कोरम या गणपूर्ति का तो कितना 1/10 सदस्य होना चाहिए, 1/10 10वां हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर सदस्य पूछेगा तो कितने 55 सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य। चलिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए, कोरम या गणपूर्ति के लिए, कोरम या गणपूर्ति 1/10वां और सदस्य 1/10वां हिस्सा है, और अगर सदस्य पूछे तो कितना 55 सदस्य, 55 सदस्य। और 50 सदस्य जो है, अगर किसी अविश्वास प्रस्ताव को लाना है तो कितने पारित करवाना होगा? 50 सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्य चाहिए? 50 सदस्य। और विपक्ष की मान्यता प्राप्त करने के लिए 55 सदस्य। विपक्ष की भी मान्यता कितने? 55 सदस्य। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया था? सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है। 60 में वित्तीय आपात जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था, राष्ट्रपति शासन पेप्सू पंजाब में, और राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पेप्सू पंजाब सही। 3 बार, एक बार भारत चीन युद्ध के समय, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में, और तीसरी बार भारत में आंतरिक संकट था उसके वजह से। आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। निर्वाचन आयोग तो है, अभी कितना दल उसको मान्यता प्राप्त किया है? 6 दल, अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिनकी मान्यता प्राप्त है। कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बताना है कौन सा नहीं है। समाजवादी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, सभी है। टोटल कितने? 6 है। आंसर क्या होगा? समाजवादी पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी है वो है, भाजपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। टोटल 6 है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये निर्वाचन आयोग जो है इसका काम क्या क्या है? आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मान्यता देना, क्या देना? मान्यता देना, उसे चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा? यही। चुनाव की घोषणा करना, चुनाव की घोषणा करना, चुनाव की घोषणा करना। ठीक है। मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये भी इसका काम है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। विश्व के किस देश द्वारा 1948-49 के
रंगभेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया, ये बताना है। 1948-49 में नेल्सन मंडेला इसके लिए काफी फेमस है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी कौन बने हैं? पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी कौन बने हैं? पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ही बने हैं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, सबसे पहले आवाज उठाने वाले भी नेल्सन मंडेला ही थे। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व वहां पर किया गया था। तो 1948-49 में रंग भेद आवाज उठाने वाले कौन थे? नेल्सन मंडेला। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा, ए दक्षिण अफ्रीका सही आंसर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का तत्व कौन सा नहीं है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बिल्कुल सही। बेल्जियम मॉडल का कौन सा तत्व नहीं? चलिए, ब्रुसेल्स की एक सरकार है। फ्रेंच और डच भाषा दोनों दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा, बिल्कुल सही है। 28 साल जेल में, बिल्कुल ही सही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, सही है। दो सरकार के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। दोनों सरकार होती है, उसके अलावा एक और सरकार होता है, वो कौन सा होता है? सामुदायिक सरकार होता है। और सामुदायिक सरकार जो है, इसका जो चुनाव है वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सामुदायिक चुनाव और सामुदायिक जो सरकार है, इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। तो तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। कौन सा सही नहीं है? कोई भी नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सही आंसर हो जाएगा ई, कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 139। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी है? मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी, ऐसा पूछा गया है। कार्यकारिणी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भाषा की बात करें, कार्यकारिणी भाषा यानी कार्य करने वाली भाषा, तो कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा जो है ये कार्यकारिणी भाषा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। अगर हम स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। उसके बाद प्रतीक की बात करें तो दो जैतून का जो वक्राकार शाखा है एक दूसरे को काटता है, उसके बीच क्या है? तो जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं, तो एक दूसरे क्या करती हैं? काटती हैं। और उसके में क्या है? विश्व का मानचित्र, क्या है? विश्व का मानचित्र है, प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। और मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी, अरबी और स्पेनिश है। आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 140। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य कौन से? अस्थायी सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष के लिए आते हैं, और अस्थायी सदस्य 2/3 बहुमत से। और अस्थायी सदस्य कौन है ये बताना है। सुरक्षा परिषद की बात की गई है, तो सुरक्षा परिषद की अगर बात की जाए तो इसे का पुलिसमैन भी कहा जाता है, का पुलिसमैन भी इसे कहा जाता है, विश्व का पुलिसमैन भी इसे कहते हैं। इसके अस्थायी जो सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, ये 2 वर्ष के लिए आते हैं। 2 वर्ष के लिए आते हैं, और 2/3 बहुमत से इनको चुना जाता है। 2/3 बहुमत से। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
चलिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके अस्थायी सदस्य, और अस्थायी सदस्य के पास क्या होती है? वीटो शक्ति होती है। अस्थायी सदस्य के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। पावर होती है। पावर क्या है? एक निषेधात्मक शक्ति है, एक निषेधात्मक शक्ति है। 140 का बी। क्वेश्चन नंबर 141, वह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? राज्य अध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है, वह देश कौन सा है? जापान है, जापान है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142, प्रत्येक को क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, यह सिद्धांत किसका है? लोकतंत्र, फासिस्टवाद, साम्यवाद, एक से अधिक या इनमें से नहीं। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के जगह पे प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार, यह सिद्धांत किसका है? साम्यवाद का है। किसका है? साम्यवाद का ये सिद्धांत है। तो आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी, लोकतंत्र जनता का। क्वेश्चन नंबर 143, किसने कहा राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं? राजनीति जो है, राजनीति को विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता है, ऐसा कहने वाले कौन थे? माइकल ऑक्सफोर्ड, एल लिम्पसन, रॉबर्ट ए डेल, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। कहने वाले एल लिम्पसन कौन थे? एल लिम्पसन थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किस प्राप्त है? पंचायत की बात की गई है। तो अगर केंद्र के लिए वित्त आयोग की बात करें, केंद्र के लिए वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। और कौन करता है गठन? राष्ट्रपति साहब गठन करते। चलिए, राज्य के लिए वित्त आयोग, राज्य के लिए वित्त आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 का कौन सा है? आई है। और राज्य आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। ठीक है। और वहीं पे अनुच्छेद 280 में केंद्र का वित्त आयोग है, केंद्र का वित्त आयोग है। और इस वित्त आयोग का गठन किस द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किसको अधिकार प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, राज्य का गवर्नर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन, 60 दिन, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम, हाँ, 243 का वाई नगर निगम के लिए यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए आयोग का गठन करता। 243 के वाई में बिहार पंचायती राज अधिनियम कब का है? 2006 का है। अब इसमें बताना है अवधि हो सकती है। एक साल में कम से कम कितने बार? 4 बार बैठक आयोजित होनी चाहिए। पर 4 बार बैठक कम से कम होना चाहिए। अब बताइए कितना हो जाएगा? यहां से तो आप निकाल ही सकते। आवाज कट रहा है? आवाज ठीक है? तो
कितना होना चाहिए अधिकतम अवधि? 3 महीना होना चाहिए, तभी तो 12 महीने में 4 बार ये आयोजित हो सकता है। ठीक है ना, 3 महीने में 4 बार एक साल में आयोजित होता है, यानी एक साल में कितना बार, एक वर्ष में कितना बार, 4 बार ये आयोजित किया जाता है। इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुखिया जो होते हैं ग्राम पंचायत में उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि अ, अध्यक्षता कहिए या जो बैठक बुलाते हैं वो कौन करते हैं? मुखिया जो है, मुखिया के द्वारा ये किया जाता है। इसी में और भी व्यवस्था की गई है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ही, जैसे महिलाओं को आरक्षण देना पंचायत में, पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी के द्वारा की गई है। पद और उसके बाद उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, पंचायत की भर्ती के लिए उम्र कितनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना एज होना चाहिए? 21 वर्ष एज होना चाहिए। उसके बाद पद रिक्ति यानी अगर कोई पद खाली हुआ है तो वो 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? भर जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर उसे भर देना है। आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 146, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। स्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया है, कहीं कहीं 2 स्तरीय भी व्यवस्था की गई है। 2 स्तरीय किस द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया है। जिला परिषद की बात की गई है तो बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, कौन सा गलत है? जिला परिषद की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक के लिए होगी या इससे अधिक? ये इससे अधिक नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी अगर पद होता है उसमें जब से शपथ ग्रहण होता है, जब से शपथ लेते हैं तो उस समय से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और इसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों के बाद बिल्कुल। अगला है जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी, बिल्कुल ये भी सही है। और एक साल में कितना? 4 बार होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जाता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जाता है। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जाता है, ये कथन गलत है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जाता है। हाँ, बंगाल में 4 स्तरीय है, 4 स्तरीय बंगाल में है। और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 147, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा सही कथन है ये बताना। ग्राम कचहरी किसके दिशा निर्देश पे कार्य करता है? मतलब ग्राम कचहरी की अध्यक्षता कौन करते हैं, उनका नेतृत्व कौन करते हैं? तो सरपंच जो है वो ग्राम कचहरी का करते हैं। ग्राम कचहरी भी एक तरह की क्या है कि न्यायिक व्यवस्था में ही ग्राम कचहरी भी शामिल है। ग्राम कचहरी भी किस न्यायिक व्यवस्था में ही शामिल है। चलिए, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, बिल्कुल सही है। और गांव के जो छोटे मोटे मामले होते हैं ग्राम कचहरी में उठा लिए जाएं, इसके लिए ग्राम स्तर पे ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई है, ये सही है। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीछों का अध्यक्ष होता है या नेतृत्व करता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे घटित ना कर दिया जाए, ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के तहत, कानून के तहत समय से पहले उसे घटित ना किया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बना रहेगा, बिल्कुल सही है। 5 साल तक बना रहेगा, ये भी सही। मुखिया सरपंच सबका कार्यकाल कितना साल का? 5 साल का होता है, तो प्रथम बैठक से ये कितने साल तक काम करता है? 5 साल तक काम करता है। और सरपंच को वही दर्जा प्राप्त होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को होता है। वही ग्रामीण स्तर पे ग्राम कचहरी में सरपंच को वो जो है प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? एक से अधिक सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 148, योजना समिति का सभापति है योजना
जिला योजना समिति का सभापति होता है कौन? बताइए किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? क्या है? जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वही सभापति होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न होता है? टोटल 3 चरणों में ये मतदान होता है, जिसमें कि आपसे दूसरा चरण का पूछा गया है। 3 चरण में होता है। बस इसके बाद ज्योग्राफी का ही होगा। 3 चरण में होता है। एक 28 अक्टूबर को होता है। 28 अक्टूबर को पहला चरण का होता है, 3 नवंबर को दूसरा और 7 नवंबर को तीसरा होता है। ठीक है, 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को, नवंबर को और 7 नवंबर को होता है। पहला पहला चरण, दूसरा चरण और ये आपका तीसरा चरण। यहाँ पे किसका पूछा गया है? दूसरा चरण का। तो दूसरा कब हो जाएगा? 3 नवंबर हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 3 नवंबर 2020 इसका सही आंसर हो है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। बताइए, पंचायती राज समिति है और वर्ष दिया गया है, क्या होगा? मैच करने नहीं है। बताइए क्या होगा? चलिए, एच हनुमंता राव 84, जेबी के राव समिति 85, अशोक मेहता समिति 57, एलएम सिंघवी समिति और बलवंत राय मेहता समिति। गलत है। क्या गलत है? 150 में सही तो? क्या गलत है? मैच करने वाला नहीं है। बताइए, बलवंत राय मेहता समिति कब का है? 1957 का बलवंत राय मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति 1978 का है। 1978 का है। बलवंत राय मेहता समिति 97 का है और एलएम सिंघवी 85 का है। तो ए का क्या? 84 का 1984 क्या हो जाएगा आपका? जाएगा 3। देवी के राव समिति 88 एक का एक। अशोक मेहता समिति 1978 तो इसका हो जाएगा आपका सी का 5। एलएम सिंधवी 2। 86 बलवंत राय मेहता समिति 1957 तो 4। 1 5 4 2 1 है, 5 है और फिर 4 है।
चलिए 70 का है तो यहाँ पे 1978 दिया हुआ है लगभग में। पॉलिटी का डिस्कशन यहीं तक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का डिस्कशन स्टार्ट होगा। बस 2 मिनट रुकेगा, जो स्टार्ट होता है। चलिए ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, मानसून का निवर्तन के संदर्भ में कार्तिक मास की उष्मा का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं? मानसून का पीछे हटना, मानसून का पीछे हटना या लौटना क्या कहलाता है? मानसून का निवर्तन कहलाता है। हाँ क्वेश्चन में था 1970 की जगह 1978 था, तो जो लगभग में था उसको कर दिए। पीछे हटना, पीछे हटना या वापस होना, वापस लौटना क्या कहलाता है? वापस लौटना मानसून का निवर्तन कहलाता है। वापस लौटना मानसून का निवर्तन कहलाता है। ठीक है, मानसून के निवर्तन से कहाँ पे बारिश होती है? तो जब ये वापस होता है तो तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पे लौटते मानसून से वर्षा होती है। कब? जाड़े के दिनों तमिलनाडु के तट पर लौटते मानसून वर्षा होती है। आंसर क्या होगा आपका? कार्तिक मास की उष्मा का क्या तात्पर्य है? उच्च तापमान और आर्द्रता। उच्च तापमान और आर्द्रता। जब मानसून लौट रहा होता है तो लगभग दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे दक्षिण भारत को छोड़ करके, दक्षिण भारत को छोड़ करके पूरे भारत से ये वापस होता है। पूरे भारत से वापस हो जाता है, पूरे भारत से वापस होने लगता है। मानसून प्रवेश कब करता है ये बताना है। मानसून प्रवेश कब करता है? ठीक है, कब करता है ये बताना है आपको। और कहाँ करता है? केरल के तट पे करता है, केरल के तट पर करता है और केरल के तट पे भारी बारिश करवाता है इसी वजह। लेकिन जब मानसून प्रवेश करता है तो तमिलनाडु के तट पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि कहाँ पड़ता है? वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ता है। आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, कौन सी होगी? अनाई मोदी, दोदा बेटा, गुरु शिखर। दोदा बेटा की अगर हम बात करें तो दोदा बेटा नील सबसे ऊंची है। नील सबसे ऊंची चोटी है, नील सबसे ऊंची चोटी है। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दोदा बेटा हो जाएगी। अनाई मोदी की बात करें तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है और पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम शिखर की बात करें तो ये अरावली की सबसे ऊंची, अरावली पर्वत की, और इसी पर स्थित माउंट आबू, माउंट आबू पर ही आपका कौन सा स्थित होगा? गुरु शिखर स्थित होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनाई मोदी दक्षिण भारत की सबसे, और देवदा बेटा जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, पूर्वी घाट का क्या है? मिलन स्थल है। जहां मिलता है वहां पे क्या है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये बताना है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ये क्या है? ये एक प्रवाल भित्ति है। क्या है? प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित है, प्रवाल द्वारा निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति आपका कौन सा? यही है, ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, क्वींसलैंड द्वीप पे स्थित है। ठीक है,
प्रवाल भित्ति की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ये पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा जीव, मुक्ता जीव के जो अवशेष होते हैं समायोजन और समाकन से बनता है, और कहाँ पे हो जाएगा, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप भी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 114, अमेरिका के ग्रेट लेग में कौन सा उद्योग, ग्रेट लेग झील कहाँ पे, अमेरिका में है। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। अगर इसकी बात करें तो ये आधारभूत उद्योग, कौन सा, आधार उद्योग के नाम से जाना जाता है लौह इस्पात उद्योग को। ठीक है। पीटर्सबर्ग जो है ये भी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका कहाँ पे स्थित है, तो अमेरिका में ही है पीटर्सबर्ग, जिसे स्टील सिटी के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग की बात किए थे। पीटर्सबर्ग ये भी कहाँ पे है, अमेरिका में ही है। ये इस्पात सिटी के नाम से या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, सी सही आंसर होगा, लौह इस्पात उद्योग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, रोपण कृषि के संबंध में विचार कीजिए और असत्य यानी कि गलत कथन का चयन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, रोपण कृषि। चलिए, रोपण कृषि की अगर बात करें तो इसे वाणिज्यिक कहा जाता है, वाणिज्य कृषि भी कह सकते हैं। यह एक फसल कृषि होती है, फसली कृषि, एक फसल का उत्पादन व्यापक स्तर पे किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है, सही है। और इसमें कौन कौन से फसल आएंगे, तो चाय जो है, चाय इसमें आ जाएगा, रोपण कृषि में आ जाएगा, कहवा कॉफी में आएगा, रबड़ इसी में आ जाएगा, काजू में आ जाएगा। ठीक। असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। पानी पी रहे हैं, बीच में पानी भी पी, वरना अगर पानी ना पिए तो पूरा गला छिला जाए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 116, वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, ये बताइए। वन नीति के अनुसार वर्तमान में कितना प्रतिशत वन के अधीन होना चाहिए, ये 33, 55, 44, एक से अधिक या इनमें से। वन नीति है कब की, एक बार वन नीति में किया गया, एक वन नीति, तो जो मूल वन नीति है वह कब का है, मूल वन नीति कब का है, 1952 का है, और उसमें संशोधन कब किया गया है, तो 88 में उसमें संशोधन किया गया है। वन नीति कब की है, 1952 की है, और इसमें जब किया गया संशोधित वन नीति 1988 की है। वन नीति, वन रिपोर्ट जो है हर 2 साल पर, वन रिपोर्ट क्या साल पे जारी होता है, तो हर 2 साल पे वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, हर 2 साल पे। करने वाला कौन सा संस्था है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण टोटल कितना है, 25.17%। वन और वृक्ष मिलाकर टोटल कितना है, 25.17%। वन और वृक्ष को मिलाकर पूरा आवरण कितना प्रतिशत है, फिर दोनों का अलग अलग है, वन का अलग है और वृक्ष का अलग है, लेकिन दोनों टोटल मिलाकर कितना 25.17% हो जाए, 25.17% हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वन और वृक्ष मिलाकर सर्वाधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पिछले रिपोर्ट के अनुसार भी कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, और इस बार भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और कितना वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए। क्या होगा, ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सबको मालूम होगा। जूट बात करें तो विश्व में पहला स्थान किसका है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का है। और भारत में बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। और बिहार की बात की जाए तो पूर्णिया है। बिहार में कौन सा है? पूर्णिया जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा और ये बिहार में पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बैरकपुर में है। ब्राउन पेपर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट जाना जाता है ब्राउन पेपर, ब्राउन पेपर पूरा कागज, पूरा कागज के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बैरकपुर में। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बैरकपुर में। गोल्डन फाइबर क्रांति संबंधित है इसी, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से है। और गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति कहाँ पे? पूर्णिया में। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा और बी आंसर हो। 118, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? यांगपा दर्रा से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील पानी से निकलती है। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश मांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाते हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बताइए क्या होगा? आंसर भी बता ही दिए। टोटल लंबाई 29 है और भारत में कितना तय करती है? चलिए अभी ये कहाँ? तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित केमयुंग तुंग हिमानी से अरुणाचल प्रदेश होते हुए यांगपा दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तिब्बत में सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में हांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश हांग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। लंबाई की बात करें तो कितनी है? 100 किलोमीटर कुल लंबाई है, कुल लंबाई। और भारत में 916 किलोमीटर डिस्टेंस की है। सुबनसिरी, दिहांग ये सहायक नदी है। कांग, ठीक। आगे 119, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि कोण में कौन शामिल है? अच्छा, गोल्डन ट्रायंगल दो मामले में, एक मेकांग नदी घाटी को लेकर, एक अफीम को लेकर। तो गोल्डन ट्रायंगल अगर हम अफीम की बात करें तो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल अफीम को लेकर, अगर अफीम को लेकर पूछा जाए क्या क्या होगा? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें शामिल होगा। सर्वाधिक अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में हो जाएगा। एक गोल्डन ट्रायंगल की बात करें वो मेकांग नदी घाटी को लेकर है, ठीक है। म्यांमार, वियतनाम और लाओस आता है, ठीक है। म्यांमार, वियतनाम और कौन? लाओस जो है ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। मेकांग नदी घाटी को लेकर ये ट्रायंगल बनता है, मेकांग नदी घाटी को लेकर ये ट्रायंगल बनता है। गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो बताना है यहाँ पे वृद्धि त्रिकोण के नाम से किसे जाना जाता है? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
ए सही आंसर होगा, सिंगापुर, मलेशिया और आगे चलिए। और 120, कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी, बताना सक्रिय ज्वालामुखी। एक कांकागुआ, ये अर्जेंटीना में आपको चिली के पास मिलेगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के पास मिलेगा। कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में मिलेगा। फ्यूजामा कहाँ पे, जापान में। जामा कहाँ, जापान हो जाएगा। और एटना कहाँ, एटना कहाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये बताना है। मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये बताना है। और कहाँ पर है, तो कहाँ, अब बताना है कहा जाता है सागर का। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, इतना, और जो आपका कोटोपैक्सी है सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा। फ्यूजामा सुसुप्ता अवस्था में है, सुसुप्ता अवस्था में। तरह भारत में कौन सा है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है और अंडमान निकोबार में है। जबकि नारकोंदम की बात करें तो नारकोंदम मृतावस्था में है और ये कहाँ है, भारत में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टॉर्म बेली को कहा जाता है, स्टॉर्म बेली को कहा जाता है। आंसर क्या हुआ, आंसर हो। आगे चलिए, 121, पश्मीना शॉल किसके ऊन से बनाया जाता है, लद्दाख की बकरी, जम्मू कश्मीर की बत, एक से अधिक या इनमें से। पश्मीना शॉल जो है ये लद्दाख की बकरी, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो। 122, स्तंभ ए को स्तंभ ख से मिलाना है, स्तंभ ख को स्तंभ। मौसम विज्ञान के बारे में बताएगा, जलवायु विज्ञान के बारे में, जननांकी जनसंख्या के बारे में, समाज शास्त्र सामाजिक भूगोल, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल। ए का 100, बी 2 का अ, का द, 4 का ब। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 123, सूर्य सबसे पहले कहाँ होता है, का देश जापान, उदय का देश कौन सा, जापान, जापान सूर्योदय का देश। डूबते सूर्य का देश, का देश क्या हो जाएगा, मध्य रात्रि के का देश, मध्य रात्रि के का देश कौन होगा, नॉर्वे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल। सबसे पहले कहाँ होगा, जापान, टोक्यो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, हरमट्टन, हरमट्टन वायु जो पश्चिमी अफ्रीका की खाड़ी में प्रवाहित होती है, किसका नहीं। चलिए हरमट्टन की बात करें तो कहाँ पे चलती है, गिनी तट के सहारे चलती, तट के सहारे चलती है। और ये कैसी हवा है, तो एक गर्म हवा है। ये डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर पवन के नाम से भी हरमट्टन को जाना जाता है। कौन सी विशेषता नहीं है, यही पूछा गया है। अब विशेषता यहाँ से बता सकते हैं। चिनुक जिसे आइस हीटर के नाम से जाना जाता है, चिनुक को आइस हीटर के नाम से जाना जाता है, चिनुक को आइस हीटर के नाम से भी जाना जाता है। रक्त
वर्षा के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताइए। रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना। चलिए, यह शुष्क और ठंडी हवा है, बिल्कुल एक गर्म हवा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धूल भरी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, सही। सहारा क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। एक रॉकी पवन है, रॉकी पवन है, ठीक है, रॉकी पर्वत के सहारे चलती है, अमेरिका के रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। तो बता दिए आपको, चिनूक जो है वो रॉकी पवन के नाम से जानी जाती है और रॉकी पर्वत के सहारे चलती है, कहाँ पे, अमेरिका में। आगे क्वेश्चन नंबर 125, चीन की कृषि खेती की अपेक्षा बागवानी है, यह सर्वोच्च उदाहरण है कि, तो खेती की अपेक्षा बागवानी है, गहन आत्मनिर्भरता मूलक खेती का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 126, कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग, कौन पुन फल्गु। चलिए, सोन की अगर बात करें तो कहाँ से, अमरकंटक के पहाड़ी से, और पटना के समीप गंगा से। पुनपुन की बात करें तो फतुआ के पास, कहाँ पे, फतुआ, फतुआ के पास तो है, जाती है। घाघरा आपको पता है छपरा के पास मिलती है, गंडक हाजीपुर के पास, गंडक, गंडक कहाँ पे, हाजीपुर के पास गंडक, हाजीपुर के पास गंडक, बुढ़ी गंडक, केर के पास गंडक, केर के पास है। और घाघरा के बारे में बताए, घाघरा कहाँ पे, छपरा के पास, घाघरा कहाँ पे, छपरा के पास मिलती है। और छोटा नागपुर के पठार से कौन अलग करता है, तो सोन नदी, कौन, गंगा में दाहिने साइड से मिलती है, दक्षिण की। आंसर क्या हो गया, ये सही आंसर हो गया। नंबर 127, डेटम रेखा क्या है, डेटम लाइन क्या है, डेटम रेखा क्या है, बताना, बताइए क्या। डेटम लाइन जो है एक क्षैतिज लाइन है, जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती, क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो। नंबर 128, किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में जाता है, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन करण में भाग लेता है। अनाबन क्या है, ये भी एक आपका साइनोबैक्टीरिया ही है। अनाबेना, स्टॉक, सब क्या है, सब आपका हरित शैवाल ही है। और इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी सही आंसर हो जाएगा। धान, धान जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला पूछा है। सबसे कम कहाँ पे, सबसे कम शिवहर में, कम कहाँ पे, शिवहर में। और गया की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति पाई जाती, जाति, अनुसूचित जाति ज्यादा कहाँ पे, सर्वाधिक कहाँ पे, गया में, सर्वाधिक गया में। और कम बोले तो कम कहाँ पे, शिवहर में, कम कहाँ, शिवहर में। और अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। और सबसे कम कहाँ,
सबसे कम अगर पूछे कहाँ हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, हर हो जाएगा। और वहीं पर पश्चिम चंपारण की बात करें, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण ही हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 103, तो घाटी कहाँ स्थित, को गीजर के नाम से भी जाना जाता है, को ही गीजर के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्रकार का पानी चश्मा भी इसे कह सकते हैं। एक प्रकार का क्या है, जल का चश्मा, यानी पानी के चश्मा के रूप में फेमस है। फिर भी कहा जाता है कहां पर, कमचटका रूस, कमचटका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी, बहुत बार बता, और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी। आज साउंड रुक आ रहा है, साउंड तो सतपुड़ा और विंध्याचल, ये विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी, और इसके नीचे आपको बताए हैं अजंता पहाड़ी, अजंता की श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी, नर्मदा नदी बहती है, जो अमरकंटक से निकलती है। कहां से, अमरकंटक से उत्तर की तरफ सोन नदी, और इस तरफ कौन सी, महानदी निकलती है ये। और ताप्ती जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। डेल्टा, ये एस्चुरी की बजाय किसका, डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। और ताप्ती दोनों, तो सतपुड़ा और विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा और अजंता रहता तो ताप्ती हो जाता। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां है, या अब्दुल कलाम, कौन सा हो जाएगा। चलिए, विक्रम साराभाई केंद्र की बात करें तो ये कहाँ है, विक्रम साराभाई द्वीप आपका कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में है। कहां पे है, त्रिवंतनमपुरम, त्रिवंतनमपुरम में स्थित है। व्हीलर द्वीप कहां पे है, ओडिशा में। व्हीलर द्वीप कहां है, ओडिशा में व्हीलर द्वीप है, ओडिशा में है। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील के द्वारा अलग होता है, पुलिकट झील द्वारा पासी स्थित। और व्हीलर द्वीप का नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप का नाम, अब्दुल कलाम के याद में, सम्मान में इसका नाम रखा गया है, मिसाइल मैन। आगे क्वेश्चन नंबर 133, प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, पारादीप कहाँ, उड़ीसा में, कांडला कहाँ, गुजरात में, कार्य मुक्त वाला है, पारादीप कहाँ पे है, में है। और कोचीन कहाँ पे है, केरल में है। जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, कोचीन है। और कोच्चि को ही अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, भूकंप की तीव्रता मापने के कौन सा पैमाना यूज किया जाता है। अगर भूकंप की तरंग की बात की जाए तो कौन सा होगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप तरंग कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, PS और L तरंग होता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है।
रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, श्याम वीवर क्या है? श्याम वीवर यानी कि ब्लैक होल के बारे में पूछा जा रहा है। ब्लैक होल के बारे में पूछा जा रहा है। ब्लैक होल, ब्लैक होल यानी कि कृष्ण क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा। कृष्ण, ब्लैक होल, ये ब्लैक होल की बात करें तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है इसका सर्वाधिक है। तो आकर्षण इसका क्या है? बहुत ज्यादा है। इसका घनत्व जो है ये भी ज्यादा है और इसका द्रव्यमान जो है ये भी बहुत ज्यादा है। द्रव्यमान भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है? सिमट गया तारा का हिस्सा है। किसका? सिमट गया तारा का हिस्सा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त एक बिहार में कौन सा नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित है? कहां पर? कैमूर में। कहां पर? कैमूर में। कहां है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व? कहां है बताना है। एक और कहां बनेगा? कैमूर में बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। वाल्मीकि नगर ये कहां पे? पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 137, कोसी बांध नियंत्रण सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? अगर कोसी बांध की बात की जाए तो कोसी बांध किसकी संयुक्त परियोजना है? संयुक्त परियोजना है बिहार और नेपाल की कह सकते हैं, या भारत सरकार और नेपाल सरकार की संयुक्त है। 1954 में, तो 54 में इसका प्रस्ताव आता है बनाने का और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होता है 1965 में। तरह से बनकर कब तैयार हुआ है? 65 में ये बनकर तैयार हो गया है 1965। सबसे पुराना नहर परियोजना कौन सा है? सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सा है? सोन नहर परियोजना। और कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना कहां पर? बिहार में है। और कोसी को ही क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बाढ़ इसी से आता है। आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 138, आयरिश सागर कहाँ स्थित है बताना है। आयरिश सागर कहाँ स्थित है बताना। आयरिश सागर की अगर बात करें तो ये आपका जो अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, वहां पे स्थित है। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। आयरलैंड को, आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। तो कहां पे है? ब्रिटेन पश्चिम। कहां पे? ब्रिटेन के पश्चिम में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 139, केलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में? केलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में? बताना, बताइए कहां हो जाए। सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा है? लिपुमाना नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, दर्रा यहीं पर स्थित। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, तांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है और दर्रा है। बारालाचा और दर्रा यहीं पर। बाकी यांगपा दर्रा पता है अरुणाचल प्रदेश में है। दर्रा मणिपुर है जो भारत और म्यांमार के बीच अच्छा करता है। अघिल दर्रा लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। और जेलेपला और नाथुला की बात करें तो कहां पे? सिक्किम में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 140, अमन फसल किस संबंधित? अमन फसल
मक्का से, धान से, अरहर से, क्या इनमें से? मक्का अमन किससे है? धान से संबंधित है, तो आंसर चावल का एक किस्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय बाघ की घटती आबादी के संरक्षण के लिए गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कैलाश सांखला पर, कैलाश सांखला के संत पर, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 30 जुलाई 1973 को, जुलाई 1973 को इसकी शुरुआत कहाँ से? कार्बेट नेशनल पार्क से, जिसका कि अब नाम क्या हो चुका? हेली नेशनल पार्क, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका। कार्बेट से बात हुई। और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। इसी जुलाई को क्या मनाते हैं? जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या? बाघ दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटा कहाँ पे है? सबसे छोटा महाराष्ट्र के, काउंट तो काउंट, तो आंसर क्या होगा? 1973 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये सबसे बड़ा है। और छोटा की बात करें तो कौन सा है? बोर, सबसे छोटा है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? ये बताना है। यहाँ पर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की बात करें तो कहाँ पे है? नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली। चेन्नई में कौन सा है? चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पे? चेन्नई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। कहाँ पे है? मैसूर में। आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। और हैदराबाद में भौतिक अनुसंधान संस्था, भौतिकी भू भौतिकी भौतिकी अनुसंधान संस्था यहाँ है। चावल कहाँ पे? चावल कटक में। चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पे? कटक में है। तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 143, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश बाद बताना है कहां से गुजरती। तो कहां से नहीं गुजरती है? पाकिस्तान से गुजरती है, बाकी भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, सऊदी अरब से, ओमान से, वेस्ट सहारा से, यूएई से, अल्जीरिया से, मारितानिया से, लीबिया से, सबसे गुजरती है। टोटल 18 देश। 1944, किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? पहले ही बताए हैं क्वेश्चन में। कहाँ पे? केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता। कौन सी मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। और 80% बारिश इसी होता है। और इसका दो हिस्सा होता है, एक अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। 65% अरब सागर से और बाकी का 35% बंगाल की। 145, किन राज्यों में एक जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे ज्यादा की बात की जाए तो ज्यादा कहाँ पे? बिहार में है। बिहार में कितना है? 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा सही आंसर।
फिर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मैट्टूर बांध किस पर बनाया गया है? मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी। कड़ना बांध माही नदी पर है। कड़ना बांध माही नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध नदी पर स्थित है। काकड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। बहुत बार लिखवाए हैं। आगे चलिए 147। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क पर दरारें पड़ती है? तो काली मिट्टी। नमी सर्वाधिक इसमें होती है। कपास की खेती जाती है। गुजरात महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। रंग मैग्नेटाइट की वजह से बांस की उपस्थिति बेसाल्ट चट्टान के टूट का निर्माण होता है। काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेट। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी जल के नीचे द्वारा निर्मित है, वो जलोढ़ मिट्टी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा? यही मिट्टी पाया जाता है। काफी उपजाऊ मिट्टी होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, खादर बांगर। बिहार में भी सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो ऑक्साइड की वजह। लाल मिट्टी का लाल रंग का जलवायु परिवर्तन के का निर्माण किया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 148। पार महाद्वीप ईस्टर्न महामार्ग किन के मध्य से गुजरता? और भी देख लेते हैं। फ्रांस आपका जो साइबेरियन है वो कहां से गुजरता है? फ्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अगर बात की जाए, साइबेरियन रेल मार्ग की अगर बात की जाए तो कहां से? सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग से सेंट पीटर्सबर्ग से कहां तक? लेनिनग्राद या व्लादिवोस्तोक। लेनिनग्राद तक ये जाता है या व्लादिवोस्तोक तक। पारदीप ये सबसे बड़ा भी है। सबसे बड़ा रेल मार्ग भी आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाएगा। 6:30 पॉलिटिकल साइंस का हो जाता है। और स्टूटवर्ड वैंकूवर और सेंट जॉन नगर के है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 40। चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है, का हमेशा भाग क्यों दिखाई देता है ये बताना है। और अगर बात करें तो कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है पृथ्वी का? 57% भाग दिखाई, 57% दिखाई देता। चंद्रमा पृथ्वी है। चंद्रमा की घूर्णन की दिशा पृथ्वी, चंद्रमा को अपनी धूरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा में समान समय लगता होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने में है? तो 27 दिन और 8 घंटे में है। 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। चीन की स्थल सीमा कितने लगती है? चीन की स्थल सीमा 14 देशों, 14 देश लगती है। तो आंसर क्या होगा? 14 देश। बाकी कहीं तेरह भी दिखा देता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेरह भी दिखाता है। और अगर आप 13 को सही होगा स्थलीय साथ ही पॉलिटी और समाप्त होता है। अब हिस्ट्री का होगा तो